हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के एक क्वेश्चन पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों का कंप्यूटर द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है ना, वैसा ही दोस्तों ये पेपर है। अगर आप इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम में कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव फंस सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ज़्यादा लंबा थोड़ी ना है और मैं आपको सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही बताने वाला हूँ। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार के एग्जाम में एकदम 450 नंबर पार कर देना है। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग रट जाएंगे। ओके, तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरे आपके जैसे एग्जाम में पेपर मिलता है एकदम वैसा ही क्वेश्चन है और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। तो बाबू प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं, वो आप लोगों को पहले ही सही पता है। मैंने बोला था ना कि एग्जाम में क्वेश्चन भारी नहीं पूछेगा, 1-2 भारी पूछेगा, लेकिन सब क्वेश्चन भारी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। देखिए कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। तो यह किरण दोस्तों क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपसारी कह रहा है ना, तो हम लोग अवतल को कहेंगे और हम लोग उत्तल को पता है क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो अगर उत्तल कहेगा तो उत्तल में समझिएगा क्या, तो अभिसारी उत्तल में समझिएगा। अगर कहेगा अभिसारी तो उत्तल समझिएगा। अपसारी कह रहा है तो हमारा क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ओके, अगला बाबू क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो बाबू उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। इसका मतलब होता है दोस्तों 2f पर। ऑप्शन में देखना 2f होगा, आप लोग टिक लगा देना। लेंस के फोकस की दुगुनी दूरी क्या होती है, यही 2f होती है, ठीक है ना, जिसको दुगुनी दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, एक होती है 2f, एक होती है f। ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन बाबू आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है। तो वो भाग आपका होता है दृष्टिपटल, और दृष्टिपटल को हम लोग इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं साबित करूंगा, देख सकते हैं कि दृष्टिपटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। कभी कभी दोस्तों रेटिना को भी हिंदी में ऐसे लिख देता है रेटिना, और आप लोग याद भी किए वो रेटिना। लेकिन आज से आप लोगों को दृष्टिपटल भी याद रख लेना है, क्योंकि दृष्टिपटल का इंग्लिश नेम होता है रेटिना, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, तो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ऐप है। आप जल्दी से स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जितना भी आपको कोर्स दिया हुआ है उस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करिए, परचेस करिए। अगर किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत होता है पेमेंट करने में, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास पेमेंट की कोई सुविधा नहीं होती है, तो जिनके भी पास पेमेंट की सुविधा नहीं होगी, मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर से आप बात करके पेमेंट करके आप कोर्स अपना खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में दोस्तों अच्छे नंबर आएगा, और उस कोर्स को एक बार खरीद लेंगे तो आपको ऐप भी मिल जाएगा, ऐप में आप ज्वाइन भी हो जाइएगा, आपको पैड ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, पूरा कोर्स भी मिल जाएगा, एग्जाम के लिए VBI ऑब्जेक्टिव VBI सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, तो 92445907 और 99, ठीक है ना। और यही नंबर है, आप इस नंबर पर अपना जो भी जानकारी लेना चाहते हैं कि सर जी हम कैसे पेमेंट करेंगे, मेरे पास पे फ़ोन नहीं है तो कैसे पेमेंट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। आप वैसे कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चिंता मत करना, ये भी मेरा ही नंबर है। आप लोग कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप मेरे से बोलना, मैं आपको ऑलरेडी लाइव क्लास में बताता ही हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, किसी माध्यम का पूर्णांक का मान क्या होता है, sin i बटे sin r होता है। मतलब कि आंसर आपका मिलेगा ए नंबर वाला। ओके, अगला आपका क्वेश्चन बाबू आता है कि किसी लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि लेंस के आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, मतलब कि वो मात्रक विहीन हो जाएगा। ओके, आंसर हमारा मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। अब बाबू अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर। ये आपका प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो
तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा बी नंबर वाला। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, और उसकी नेचर यानी कि प्रकृति पर भी। मतलब कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है ना, तो यही आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं आपको सब बताऊंगा, आप लोगों का केवल इंतजार है। जितना वीडियो को लाइक करेंगे, जितना वीडियो में कमेंट करेंगे, जितना हमको प्यार देंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको सारे का सेट बता दूंगा। ओके, तो 10 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का सही मात्रक है? विद्युत शक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो उसका सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है ना। वाट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ए नंबर हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिए, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बताओ विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो आमीटर को, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इसका आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, नहीं गैल्वेनोमीटर में एमीटर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर वाला। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों याद रखना, फ्यूज तार में पता है क्या होता है? प्रतिरोध जो उसका होता है ना, वो ज़्यादा होता है, और उसका जो गलनांक होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको जी, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना, वो कम होता है। तो गलनांक कम होगा, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई होगा और लो क्या होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आपका गलनांक बहुत कम होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखिए, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है जी, ठीक है ना। पीतल को हम लोग ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? पूरा का पूरा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य का मतलब समझते हो ना, एकदम का एकदम जीरो होता है। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेन ने किया था। देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ज्योमात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ये भी कितना हल्का क्वेश्चन है। अगला बाबू क्वेश्चन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से बेरिलियम सल्फेट, और यहाँ पर NaCl बना है, यानी कि NaCl क्या है? नमक है, लवण है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का pH का मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है ना। ये कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है जी। देखिए, तो इतना हल्का पूछेगा तो गर्दा मचा देंगे जी। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम यानी कि NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र होता है? बेकिंग सोडा का होता है। याद है ना, मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करेंगे? तो एंटासिड ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? आपका सी नंबर मिल जाएगा। ओके, अगला बाबू क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह निम्नलिखित में कौन है? यार सीधी से क्वेश्चन पूछ देता है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हम लोग फटाक से बता देते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन घुमाया है, इसी कारण ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आंसर तो होगा वही जो आप अभी याद किए हो, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। एग्जाम में आपका 450 टारगेट है ना, एक बार 400 नंबर आ जाए पूरी दुनिया को हिला देंगे, ठीक है ना। एकदम मज़ा आ जाएगा। 450 एकदम ला कर ही दम रखेंगे, ठीक है ना। बस 400 लाओ, 400 लाओ, 450 लाओ, 420, 430, 300, 350, बस आपको 350 से ऊपर नंबर लाना है तो लाना है। 350 से ऊपर नंबर लाइएगा, मेरी तरफ से ढेर सारे आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो बाबू टमाटर में ना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, संतरा में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं सिरिका में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, साथ मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सिरिका में एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, और ऑक्जेलिक ही पूछा गया तो टमाटर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, CaSO4 × 1/2H2O जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है कि निम्न में किस धातु के कमरे का ताप पर तरल अवस्था में रहता है? कौन धातु है? तो धातु का नाम पूछा है तो पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पारा, जिसको हम लोग Hg से सूचित करते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मरकरी बोलते हैं। देख लो मेरे जैसा आप लोग भी नहीं लिखोगे, इतना घसटे हुआ लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनेंगे? त्रिअबंध बनेगा। कैसे है दोस्तों? जैसे कि N2 नाइट्रोजन होता है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल भी नहीं बनता है, ठीक है। कितना बॉन्ड बनता है? 3 गो। यहाँ पर काउंट कर लीजिए कौ गो है, तो 3 गो है, ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत का सुचालक आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ना विद्युत का सुचालक होता है। इसका मेन रीजन है क्या है? sp2 इसका मेन रीजन है। तो ये ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब आप लोग ना 11th में पढ़ोगे ना, 11 12 में, तब वहाँ पर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग छोटे हो ना, आप लोगों को मैं समझा दूंगा, बट ठीक है आप आओ हमारे क्लास में, लाइव क्लास में शाम को 7 बजे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कार्बन, सबसे पहले दोस्तों कार्बन क्या होता है? कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, और इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2 ही होगा ना, तभी ना 6 होगा। तो ये देखिए बाहरी कोश 2 है और इधर भी 2 है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, वही आपका 4 होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन यानी कि CnH2n, ये वाला आपका होगा C नंबर वाला, ठीक है ना। CnH2n ये हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? 29 नंबर। समान अणु सूत्र, देखो समान अणु सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? समयौगिक कहते हैं। समयौगिक दोस्तों संरचनात्मक समयवय दिया गया, तो ये भी आपका आंसर सही होगा, यानी कि समयौगिक इसी को ना बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा A नंबर वाला, ठीक है। देखो थोड़ा सा घुमा दिया है, बस वही आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म किसके फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के ना होते हैं जी, ठीक है ना। और आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर के स्तंभ को क्या कहा जाता है? यार समूह कहा जाता है, समूह नहीं तो वर्ग कहेंगे। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है जी। देखिए तो आप लोग को आता है सर जी इतना भारी पूछता है, हम लोग नहीं बना पाएंगे। यार आप लोग बेवकूफ़ी का काम मत करो, ठीक है ना। बस आप लोग पढ़ते रहो, हर एक वीडियो मेरा देखो, ठीक है ना। अम्लराज में सांद्र HCl, अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लराज क्या है? तो अम्लराज आपका HCl हो जाएगा। एम सांद्र अम्ल HNO3 का अनुपात क्या होगा? 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 नहीं दिया है जी, 1 और 3 देना चाहिए जी। इसका अनुपात पूछा है ना, थोड़ा सा हमको लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको लगता है, देखो नेट द्वारा है तो थोड़ा ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 का अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक बार इस क्वेश्चन को देखना, बुक्स में देखना कि 1:3 दिया है कि नहीं। 1:3 ही दिया होगा। अगर 1:3 नहीं दिया होगा तो पक्का इस क्वेश्चन को मिस प्रिंट किया है। 1:3 ही इसका आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को देखना, 1:3 ही होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो 1:3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो 1:3 दिया ही नहीं है। एक्चुअली में हमको लगता है ना कि ऑप्शन नंबर ए में 1 और 1 अनुपात दिया ना, उसी के जगह पर ना उसको देना चाहिए था। तो सांद्र अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा? 1:3 होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी देखूंगा, ठीक है ना, और आप लोग भी एक बार देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमको लगता है कि मिसप्रिंट क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन ही मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, हरे पौधे क्या कहलाते? स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका कि छोटी आंत में पाए जाने वाला रसांकुर का क्या कार्य? भोजन का पाचन या नीम पाचन, समझ रहे हो ना। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है कि पादप में अनाक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? पता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा C2H5OH भी होता है। तो C2H5OH ये क्या होता है? एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल का, हाँ देखिए इथाइल अल्कोहल, उसका एक नाम दिया ना, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल उसका देखिए एक और नाम होता है इथाइल अल्कोहल, वो दिया है ना, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर इथाइल अल्कोहल नहीं दिया रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहता जरूर, और कार्बन डाइऑक्साइड पर हम लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जल में, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बाबू जाइलम का द्वारा होता है। मेरे जिगर के टुकड़े जाइलम के द्वारा होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है बाबू? बिल्ली, पक्षी और मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, हमको लगता है तितली में। लेकिन दोस्तों ना हमको थोड़ा सा मतलब हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने बिल्ली, पक्षी, मनुष्य, तितली के बारे में नहीं पढ़ा कि उसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक को स्टडी किया, देखा, इसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो काफ़ी मिसप्रिंट किया लेकिन वो नेट द्वारा जारी किया है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसप्रिंट किया है तो हमको इसको जो खोजना तो पड़ेगा बुक में कि आंसर कहाँ दिया, क्या होगा। लेकिन जहाँ तक आपका A-C-B तो नहीं होगा, D ही हो सकता है। जैसे कि आपका घोंघा हो जाएगा, उसमें पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है, झींगा आप लोगों ने देखा है कभी? झींगा मछली बोलते हो जो आपके गांव देहात में मिलता होगा, मैंने बहुत पहली बार देखा था, ठीक है ना। तो झींगा, घोंघा, ये सब मतलब कि उन लोगों में पाया जाता है, काकरोच में भी पाया जाता है, यहाँ तक कि कीट में भी पाया जाता है। तो कीट यानी कि हमको लगता है ना तितली उसी वंशज का प्राणी हमको लगता है कि होता है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा हमको मौका दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जहाँ तक हमको लगता है कि उसका आंसर वही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो टैनिन, रेजिन और गोंद ये सब उत्सर्जित पदार्थ होता है। अब उसमें से क्या नहीं है? तो स्टार्च नहीं है ना, तो स्टार्च आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारा CO होता है, क्या होता है? यही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर B वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो प्यूटरी ग्रंथि नहीं है, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा D नंबर वाला, ओके। अगला बाबू क्वेश्चन है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इथाइलिन होता है, ठीक है ना, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ओके। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ये क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी नामक बीमारी होती है? तो मधुमेह नामक, ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना, मधुमेह। अगला क्वेश्चन, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? तो विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बहुत सारा होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? A नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। देखो कभी कभी ना फैलोपियन ट्यूब दे देता है, तो आप लोग समझते हो कि यार मैंने फैलोपियन नलिका याद रखा था लेकिन फैलोपियन ट्यूब कैसे दे दिया? तो देखो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है ना, इसी को हम लोग नलिका बोलते हैं, ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता हम लोग किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जिन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था, याद है ना उनका नाम। अगला क्वेश्चन है जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं हो सकता है। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी दोस्तों? ये किसने लिखी थी? तो आप लोगों ने चार्ल्स डार्विन का तो नाम सुना होगा। डार्विन का नाम सुने कि नहीं सुने, या फिर भूल गए हैं जी? डार्विन का नाम सुने हैं? जाति उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखी, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ने आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोक दीजिए ना, प्यारे स्टूडेंट है ना। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, आपका 400 नंबर जरूर आएगा। अच्छे से लाइक ठोकिए और बहुत अच्छा कमेंट करिए तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से अच्छा कमेंट करिए। और कमेंट करिए कि इसके बाद से कौन सा हम आपको सेट बताएं, कौन सा सेट बताएं? मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस तो हो गया, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू सब बोलिए, फारसी, बंगाली, मराठी, जो भी बताना है जल्दी से बताइए। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो आप लोग शाम को क्लास करिए ताकि मैं मैथ आप लोगों को तगड़ा कर सकूँ, ठीक है। और कल है कल नहीं बल्कि आज ही ना, आज 17 तारीख है ना, तो आज ही हम लोग का विश्वकर्मा पूजा है और आप सभी को हमारे तरफ से विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ओके, ठीक है ना जी। तो आप लोग एकदम मस्त रहना, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना, ओके।